कबीर का एक बहुत मशहूर दोहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम सब ने बचपन से ये लाइनें अनगिनत बार सुनी है। बिल्कुल। लेकिन सच बताऊं तो जब असल जिंदगी में एंजाइटी हावी होती है ना, हाँ बिल्कुल, या जब रात के 2 बजे दिमाग में ओवरथिंकिंग का लूप चल रहा होता है, तो ये फिलॉसफी की लाइनें किसी काम नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही विचारों के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। एकदम सही कह रही हैं आप। और अक्सर होता क्या है कि जब भी हम मन को शांत करने की बात करते हैं तो वो चर्चा बहुत जल्दी एक आध्यात्मिक या उपदेशात्मक दिशा में चली जाती है। हाँ, वो ज्ञान जैसी लगने लगती है। बिल्कुल। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम इसी उलझन को पूरी तरह से सुलझाने वाले हैं। आज हमारे पास जो रिसर्च और नोट्स हैं, उनका अप्रोच बहुत ही एनालिटिकल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के नोट्स हमें मन को कंट्रोल करने की कोई खोखली जादुई ट्रिक नहीं बताते। हाँ, इसके बजाय वो हमें एक पूरा विज्ञान, 7 स्पष्ट चरण और एक बहुत ही व्यवहारिक 30 दिन का एक्शन प्लान देते हैं। मतलब लक्ष्य ये समझना है कि मन को वश में करने का अर्थ उसे बलपूर्वक दबाना या कुचलना बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली। उसे समझकर एक सही दिशा देना है। ये पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित है कि रोजमर्रा के जीवन में दफ्तर की टेंशन और घर की जिम्मेदारियों के बीच विचारों के इस तूफान को शांत करने के लिए वास्तव में कदम दर कदम क्या किया जाना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रक्रिया के पहले चरण पर आते हैं, जो है जागरूकता या मन को समझना। अक्सर लोग क्या करते हैं कि मन को नियंत्रित करने के चक्कर में सीधे उससे लड़ने लगते हैं। मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे वो नहीं सोचना है। बिल्कुल। लेकिन आज के नोट्स में एक बहुत ही सरल समीकरण दिया गया है। उसमें लिखा है कि मन बराबर विचार, भावनाएं और इच्छाएं। मतलब माइंड इज इक्वल टू थॉट्स प्लस फीलिंग्स प्लस डिजायर्स। ये बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बात है। हमारा मन कोई हवा में तैरती हुई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि इन्हीं 3 चीजों का जोड़ है। सही कहा। और इसके लिए जो पहला सुझाव है वो ये है कि शुरुआती 3 से 5 दिन कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करनी है। सिर्फ एक दर्शक की तरह अपने ही विचारों का निरीक्षण करना है। लेकिन ये निरीक्षण होगा कैसे? देखिए, ये निरीक्षण बहुत ही रणनीतिक होना चाहिए। जब तक ये नहीं पता होगा कि समस्या का पैटर्न क्या है, तब तक समाधान कैसे निकलेगा। हमारे नोट्स कहते हैं कि दिन भर में ये देखना है कि कौन से विचार बार बार लूप में आ रहे हैं। जैसे क्या किसी खास समय पर गुस्सा आता है? हाँ, या डर और चिंता कब अचानक से बढ़ जाती है। और सबसे जरूरी बात, इसे सिर्फ दिमाग में नहीं सोचना है, बल्कि इसे एक डायरी में लिखना है। डायरी में लिखने की ये प्रक्रिया हमारे दिमाग को उन छिपी हुई भावनाओं से बाहर लाती है जो अंदर ही अंदर हमें खोखला कर रही होती हैं। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। मतलब डायरी लिखने की बात सुनने में तो बहुत अच्छी और आसान लगती है। हाँ, थ्योरी में तो अच्छी है। लेकिन मान लीजिए कोई इंसान पहले से ही बहुत तनाव में है, उसका दिन बहुत बुरा गया है। ऐसे में क्या उस तनाव को वापस बैठकर कागज पर उतारना उसे और ज्यादा परेशान या ट्रिगर नहीं करेगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि हम घाव को कुरेद रहे हैं, लेकिन मनोविज्ञान इसके बिल्कुल विपरीत काम करता है। अच्छा, वो कैसे? जब विचार सिर्फ हमारे दिमाग में घूम रहे होते हैं तो वे एक धुंध या कोहरे की तरह होते हैं, बहुत बड़े और डरावने लगते हैं। हाँ। लेकिन जब हम उन्हें कागज पर लिख देते हैं तो हम अनजाने में अपने और उन विचारों के बीच एक दूरी बना लेते हैं, एक डिस्टेंस आ जाता है। बिल्कुल। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं। कागज पर देखते ही एहसास होता है कि अरे, ये सिर्फ एक विचार है, ये कोई परम सत्य नहीं है। तब हम उन पर ज्यादा तार्किक ढंग से विचार कर पाते हैं। ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे देखने का। कागज पर आते ही विचारों का वजन वाकई कम हो जाता है। अब जब हमने ये समझ लिया कि मन में क्या चल रहा है, तो हमारा विश्लेषण हमें दूसरे चरण की ओर ले जाता है, श्वास पर नियंत्रण, ब्रीदिंग। हाँ, यहाँ मन और सांस का एक बहुत ही सीधा वैज्ञानिक संबंध बताया गया है। अक्सर हमने सुना है कि गहरी सांस लो, लेकिन आज के रिसर्च में इसका एक बहुत ही विशिष्ट तरीका दिया गया है, 4-4-6 का नियम। और ये मन और शरीर के विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। मैं बता रहा था ना कि एनालिटिकल अप्रोच है। जब भी हम तनाव में होते हैं, गुस्सा होते हैं या किसी चीज से डरते हैं, तो सबसे पहले हमारी सांस बदलती है। वो छोटी, उथली और तेज हो जाती है। एग्जैक्टली। इसके विपरीत जब हम शांत होते हैं तो सांस गहरी और धीमी हो जाती है। हमारे नोट्स में जो अभ्यास है उसके अनुसार रोज 10 मिनट सीधा बैठकर 4 सेकंड में गहरी सांस लेनी है। फिर 4 सेकंड तक उस सांस को रोक कर रखना है। और फिर 6 सेकंड में धीरे धीरे सांस छोड़नी है। इसे 10 से 15 बार दोहराना है। मुझे ये 6 सेकंड में सांस छोड़ने वाली बात हमेशा से बहुत उत्सुक करती है। मतलब 4 सेकंड लेना और 6 सेकंड छोड़ना,
यानी सांस छोड़ने का समय सांस लेने के समय से ज्यादा है। क्या इसके पीछे कोई खास न्यूरोलॉजिकल वजह है? बिल्कुल है, और ये पूरी तरह से हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा है। जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जो फाइट या फ्लाइट मोड के लिए जिम्मेदार है। यानी लड़ो या भागो मोड। हाँ, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है, जिसका काम शरीर को आराम देना और शांत करना है। तो जब आप सांस छोड़ने का समय बढ़ा देते हैं तो आप असल में अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि सब कुछ सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है। वाव! ये तकनीक मन की घबराहट को तुरंत रोकने के लिए एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करती है। क्या बात है, यानी हम अपनी बायोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने विचारों की स्पीड को कम कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक बार जब इस इमरजेंसी ब्रेक से मन की उथल-पुथल थोड़ी शांत हो जाती है, तब हमारे पास तीसरे चरण में जाने का रास्ता खुलता है, जो है ध्यान या मेडिटेशन। क्योंकि जाहिर है एक अशांत और भागते हुए मन के साथ सीधे ध्यान में बैठना तो दीवार से सिर टकराने जैसा है। वो कभी काम नहीं करता। नोट्स बताते हैं कि ध्यान का सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट होता है। 10 से 20 मिनट तक आंख बंद करके अपनी सांस पर केंद्रित करना है। या फिर अगर किसी की धार्मिक भावना है तो वह किसी मंत्र जैसे राम या ओम का उपयोग भी कर सकता है। ध्यान के विषय में एक बात जो बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है वो ये है कि लोग इसे लेकर बहुत सी गलतफहमियां पाल लेते हैं। हाँ, सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि मैं जब भी बैठता हूँ मेरा मन टिकता ही नहीं, वो तो 1000 दिशाओं में भागता है। सही कहा, और लोग इसे अपनी विफलता मान लेते हैं। लेकिन आज का ये शोध इस बात को बहुत ही खूबसूरती से संबोधित करता है। इसमें साफ लिखा है कि शुरुआत में मन भागेगा और ये कोई गलती या हार नहीं है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। मुझे ये हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, क्योंकि जो लोग ध्यान को लेकर गंभीर हैं उन्हें ये बार बार याद दिलाने की जरूरत है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है दिमाग को पूरी तरह से ब्लैंक या शून्य कर देना, जो कि असंभव है। बिल्कुल, जबकि असल में ध्यान का मतलब है बार बार भटकते हुए मन को वापस वर्तमान में लाना। अगर हम इसे जिम की भाषा में समझें तो जब भी मन भटकता है और हम उसे वापस सांस या मंत्र पर लाते हैं तो वो हमारे दिमाग का एक रेप या रेपिटेशन है। बहुत बढ़िया नॉलेज ही है ये। हम जितनी बार उसे वापस लाएंगे हमारी एकाग्रता की मांसपेशी उतनी ही मजबूत होगी। एकदम सही। वह वापस लाने की प्रक्रिया ही असली मानसिक कसरत है। और जब ये एकाग्रता और फोकस थोड़ा बढ़ने लगता है तब हम चौथे चरण के लिए तैयार होते हैं, जिसे विचार बदलना या थॉट रिफ्रेमिंग कहा गया है। यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग की एंट्री होती है। हाँ, आलोचनात्मक सोच। हमारे दिमाग की बनावट ही कुछ ऐसी है कि वो नकारात्मक चीजों को जल्दी पकड़ता है। इसे इवोल्यूशनरी सर्वाइवल मैकेनिज्म कहते हैं, हमेशा खतरे को पहले देखना। बिल्कुल। तो जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो हमारे शोध के अनुसार खुद से 2 बहुत ही शक्तिशाली सवाल पूछने चाहिए। क्या ये विचार 100% सच है, और इस स्थिति को देखने का एक बेहतर और सकारात्मक दृष्टिकोण क्या हो सकता है? इन 2 सवालों की ताकत को अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण से समझें तो ये और भी स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए ऑफिस में किसी से कोई बड़ी गलती हो गई या कोई प्रेजेंटेशन खराब हो गया, दिमाग तुरंत क्या कहेगा? मुझसे तो कुछ भी सही नहीं होता। हाँ, मेरा तो करियर ही खत्म है। अगर वो इंसान वहां रुककर खुद से पूछे कि क्या ये 100% सच है, तो जवाब हमेशा ना ही होगा, क्योंकि उसी इंसान ने अपने करियर में कई चीजें बहुत शानदार भी की होंगी। सिर्फ एक गलती से सब कुछ तो खत्म नहीं होता। यही वो बिंदु है जहां न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करना शुरू करती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये शब्द सुनने में जितना भारी है, इसका काम उतना ही जादुई है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है हमारे दिमाग की वो क्षमता जिससे वो अपने तारों को, अपने सर्किट्स को हमारे नए अनुभवों और सोच के आधार पर फिर से जोड़ सकता है। ब्रेन की रीवायरिंग। बिल्कुल। जब हम बार बार नकारात्मक विचारों पर ये सवालिया निशान लगाते हैं और जानबूझकर एक बेहतर दृष्टिकोण चुनते हैं तो धीरे धीरे हमारा दिमाग एक नया पैटर्न सीखता है। वो हर डरावनी या नकारात्मक बात को अंतिम सत्य मानना बंद कर देता है। और कुछ समय बाद सकारात्मक या तार्किक सोचना हमारी नई डिफॉल्ट आदत बन जाती है। सही कहा। लेकिन देखिए, ये सब मानसिक कसरत तब तक किसी काम की नहीं है जब तक कि बाहरी जीवन में कोई लगाम ना हो। बाहरी अनुशासन बहुत जरूरी है। और यहीं से हमारी चर्चा 5वें चरण की ओर मुड़ती है, इंद्रिय नियंत्रण या सेल्फ डिसिप्लिन। आज के समय में मन सबसे ज्यादा किन चीजों से भटकता है, इसके लिए 4 मुख्य जगहें पहचानी गई हैं: मोबाइल, काम वासना,
क्रोध और आलस। ये 4 सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं। अगर हम ईमानदारी से देखें तो आज के युग में मोबाइल और आलस तो जैसे जुड़वा भाई बन गए हैं। रात रात भर स्क्रीन पर डूम स्क्रॉलिंग करना और फिर अगले दिन आलस में पड़े रहना। ये एक बहुत ही घातक चक्र है और इसे तोड़ने के लिए सख्त नियम बनाने की बात कही गई है। अनुशासन ही मन पर पकड़ है, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। तो इसके लिए क्या नियम बनाए जा सकते हैं? जैसे सोशल मीडिया के लिए समय तय करना। ऐसा नहीं कि बस बैठे हैं और बिना सोचे समझे फोन उठा लिया। एक और नियम है, गुस्से में तुरंत जवाब ना देना, चाहे वो किसी का मैसेज हो या ऑफिस का कोई ईमेल। क्योंकि गुस्से में इंसान का तार्किक दिमाग काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल, इसलिए वहां एक ठहराव लाना बहुत जरूरी है। और जो तीसरा नियम है वो है रात को जल्दी सोना। नींद की कमी सीधे तौर पर हमारे कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाती है, जिससे चिड़चिड़ापन और आलस दोनों बढ़ते हैं। और इस अनुशासन को अकेले बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए छठा चरण जोड़ा गया है, जो है माहौल या सत्संग। अब सत्संग शब्द सुनते ही अक्सर लोगों को लगता है कि किसी धार्मिक सभा में जाकर बैठना है। हाँ, मंजीरा बजाना है। लेकिन यहाँ सत्संग का अर्थ बहुत व्यापक है। इसका मतलब है सत्य का संग या सकारात्मक चीजों का साथ। अगर आप दिन भर क्राइम न्यूज़ देखेंगे या हर समय शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहेंगे, तो चाहे आप कितना भी ध्यान कर लें, मन अशांत ही रहेगा। इसमें अच्छी और ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ना, सुकून देने वाला संगीत सुनना और प्रेरक लोगों के विचारों के संपर्क में रहना शामिल है। माहौल का असर हमारी सोच पर हमारी अपनी कल्पना से भी ज्यादा होता है। इस संदर्भ में भगवत गीता का एक बहुत ही सटीक और गहरा श्लोक है, जहां कहा गया है, अभ्यास और वैराग्य से मन वश में होता है। अभ्यास और वैराग्य। अब यहाँ अभ्यास तो वो सब है जिसकी हमने अभी तक चर्चा की, श्वास, ध्यान, विचारों को चुनौती देना। लेकिन वैराग्य एक ऐसा शब्द है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। सच में वैराग्य का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहाड़ों पर चले जाना है, सन्यासी बन जाना है, जो कि आज के समय में व्यवहारिक नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन आज के संदर्भ में और हमारे इस शोध के अनुसार वैराग्य का मतलब भौतिक दुनिया को छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है उन चीजों से खुद को मानसिक रूप से थोड़ा डिटैच या अलग करना जो हमारे मन को बेकार में भटकाती हैं। बहुत सही पॉइंट है। जैसे कि हर सोशल मीडिया डिबेट में अपनी राय देने की इच्छा से वैराग्य, या किसी ऐसे रिश्ते से वैराग्य जो सिर्फ नकारात्मकता दे रहा हो। यह एक तरह का डिजिटल और मेंटल डिटॉक्स। बिल्कुल। और इन सभी मानसिक अभ्यासों के बीच एक चीज जो अक्सर हम भूल जाते हैं, वो है हमारा अपना शरीर। हमारा 7वां चरण इसी पर केंद्रित है, शारीरिक स्वस्थ और मजबूती। हम अक्सर मन और शरीर को 2 अलग अलग डिब्बों में रख के देखते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि शरीर बीमार भी हो तो मन की शक्ति से हम सब पार कर लेंगे। लेकिन विज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आज के नोट्स बहुत साफ शब्दों में चेतावनी देते हैं, कमजोर शरीर कमजोर मन को जन्म देता है। ये लाइन बहुत गहरी है। अगर शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, अगर पेट हमेशा खराब रहता है या हर वक्त थकान महसूस होती है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका दिमाग फोकस करेगा? कर ही नहीं सकता। ध्यान में बैठने के लिए भी एक सीधा और मजबूत पोस्चर चाहिए होता है। इसलिए रोज 20 से 30 मिनट चलना, हल्का योग करना या कोई भी शारीरिक व्यायाम और संतुलित आहार लेना, ये सब सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं है, बल्कि ये मन को वश में करने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं। एक मजबूत शरीर किसी भी तरह के मानसिक तनाव को सहने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है। बिल्कुल। तो अब अगर हम इन 7 चरणों को एक साथ देखें तो एक काफी भारी लग सकता है। किसी को भी लग सकता है कि अरे बाप रे, इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे होंगी। हाँ, और इसीलिए इस शोध के अंत में एक बहुत ही शानदार व्यवहारिक 30 दिन की कार्य योजना दी गई है, ताकि किसी को भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार ना होना पड़े। ये 30 दिन का प्लान बहुत ही सोच समझकर डिजाइन किया गया है। अक्सर होता क्या है कि हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि कल से मैं रोज 1 घंटा ध्यान करूंगा, फोन नहीं छूंगा, जंक फूड नहीं खाऊंगा, और तीसरे दिन ही हार मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये प्लान हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। चलिए इसे विस्तार से देखते हैं। पहले 7 दिन सिर्फ और सिर्फ श्वास का अभ्यास करना है। कोई ध्यान नहीं, कोई डायरी नहीं, सिर्फ रोज 10 मिनट वो 4-4-6 वाला ब्रीदिंग पैटर्न। ये तरीका मनोवैज्ञानिक रूप से इसलिए कारगर है क्योंकि जब कोई लक्ष्य बहुत छोटा और आसान लगता है
तो हमारा दिमाग उसे करने में कोई रेजिस्टेंस या प्रतिरोध नहीं दिखाता। सही बात है। पहले हफ्ते में जब श्वास के अभ्यास से नर्वस सिस्टम थोड़ा शांत रहने लगता है, तब दूसरे हफ्ते में प्रवेश किया जाता है। अगले 7 दिन श्वास अभ्यास के साथ साथ सिर्फ 10 मिनट का ध्यान जोड़ना है। और फिर तीसरे सप्ताह में जब मन थोड़ा टिकने लगा है, तब हम ध्यान के साथ डायरी लिखना शुरू करते हैं। इस समय तक इंसान का मन इतना स्थिर हो चुका होता है कि वो बिना विचलित हुए एक दर्शक की तरह अपने ही विचारों का सही तरीके से निरीक्षण कर सके। एकदम सही। और फिर आते हैं आखिरी 7 दिन, यानी चौथा हफ्ता, जहां हम अपने असली राक्षसों का सामना करते हैं। अनुशासन और डिजिटल कंट्रोल को लागू करना, मोबाइल का समय सीमित करना, रात को समय पर सोना, इन नियमों का सख्ती से पालन करना। यह क्रमिक या ग्रेजुअल तरीका दिमाग को खुद को फिर से वायर करने का समय देता है। अगर इस 30 दिन के प्लान को ईमानदारी से फॉलो किया जाए तो मन में और व्यवहार में जो स्पष्टता और शांति आएगी, वह कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक अनुशासित वैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम होगी। मतलब मन को नियंत्रित करना कोई रहस्यमय कला नहीं है। ये एक ऐसा कौशल है जिसे एक स्वस्थ शरीर, सही वातावरण, श्वास नियंत्रण और अनुशासित अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि मन हमारा दुश्मन नहीं है। जब उसे सही दिशा और सही ट्रेनिंग मिलती है तो वो हमारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। यह एक दिन की लड़ाई नहीं है, बल्कि जीवन भर चलने वाला एक ऐसा खूबसूरत अभ्यास है जो हमारे जीवन के हर पहलू को बेहतर बना सकता है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जिस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। हमारी आज की रिसर्च ये स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि कमजोर शरीर कमजोर मन को जन्म देता है और मन की स्थिरता के लिए डिजिटल कंट्रोल अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसे में आधुनिक तकनीक और स्क्रीन पर जो हमारी निर्भरता बढ़ती ही जा रही है, उसे हम किस तरह देखें? क्या ये संभव है कि 24 घंटे स्क्रीन से चिपके रहने की आदत सिर्फ हमारे ध्यान को ही नहीं भटका रही, बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक ढांचे को इस हद तक बदल रही है कि भगवद गीता में जिस वैराग्य की बात की गई है, उसे प्राप्त करना भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक पूरी तरह से नई और कहीं अधिक कठिन जैविक चुनौती बन जाएगा? क्या हमारी तकनीक हमें जैविक स्तर पर इतना कमजोर कर रही है कि मन को वश में रखना भविष्य में केवल कुछ ही लोगों के बस की बात रह जाएगी? ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमें अपने गैजेट्स और अपनी जीवन शैली को एक बिल्कुल नए